सभी को छोटा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर अभी जो सेशन हो रहा है उस सेशन का मेन मोटिव क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं फिर से क्लियर कर दूं, 90% बच्चों का एडमिशन न होने की वजह गलत रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। ये लास्ट 2 साल के रिकॉर्ड बताते हैं। यानी बच्चे ने बड़ी अच्छी मेहनत करी, बहुत मतलब अच्छा स्कोर कवर किया, सब कुछ अच्छा चला, पर फॉर्म में छोटी सी मिस्टेक होने का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दोबारा वो रिव्यू भी नहीं करेगा क्योंकि उसने 3 फेज में इसको ब्रेक कर रखा है। 3 फेज का मतलब यहां पर है, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है सेट और तीसरा है कॉलेज और के अलॉटमेंट वगैरह बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपका पहला स्टेप ही खराब हो गया तो आगे की कहानी भी खत्म होगी। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं? आपका नेम, आपके पास सबसे पहले 10th क्लास का मार्कशीट वगैरह पड़ी होगी, पड़ी है? तो सभी मार्कशीट में जो नाम है ना वो सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड में जैसे मान लो किसी का नाम आयुष है, उसमें आयुष लिखा है और आपके 10th के अंदर लिखा हुआ है आयुष शर्मा। तो मेन गड़बड़ क्या हो गई? 10th के मार्कशीट में आयुष शर्मा और यहाँ आयुष है, तो अगर आपने आयुष के हिसाब से बनाया तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सभी डॉक्यूमेंट में सेम नेम इन लाइन होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, फादर नेम, जैसे कई के फादर का नाम सौरभ प्रसाद है और फिर उसके बाद किसी ने सौरभ क्यों लिखवा रखा है या सिंह लगवा दिया कुछ, तो वो फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये जब पता कब चलेगा? पता आपको लास्ट में जब अलॉटमेंट ऑफ सेंटर हो रहा होगा, और आज जब अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका नाम आ गया, आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, उस समय जो भी डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं होंगे, एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच हुआ और वो तुरंत आपको कहेंगे जी जाओ आराम करो। 3 दिन के लिए नोट होता है, 3 दिन का प्रोसेस होता है, 3 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट आप ला ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने और सारे के सारे डॉक्यूमेंट इन लाइन होने चाहिए, एक्यूरेट मैनर होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में, पहले मैं आपको प्रोसेस समझा दूं। आपका जो फॉर्म है मेनली, जिसकी डेट 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक है फॉर्म भरने की, रात के 11:50 तक का टाइम दिया है। बच्चों सच्चाई है कि आज जितनी बार भी जब से सीयूटी कंडक्ट किया जा रहा है, हर बार की कहानी है कि 2 से 3 बार एक्सटेंड करवा रहे थे, पर हम कभी एक्सटेंड का इंतजार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले ही फॉर्म भर लेंगे। इसमें तारीख बता रहे 22 मार्च, तो आप सभी का फॉर्म 20 तारीख तक भर दिया जाना चाहिए। रीजन है कि 21 और 22 को क्या होगा? सर्वर क्रैश हो जाएगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये हालांकि एक्सटेंड करेंगे, ये हर बार की कहानी है, 2 से 3 बार करते हैं, मगर आप उस चक्कर में ना पड़े, आप पहले से अपनी तैयारी करके रखें। इन केस किसी बच्चे का, किसी भी पेरेंट्स का मतलब डॉक्यूमेंट या कोई चीज रेडी नहीं होता, नहीं है, फॉर्म तो वो करेक्ट करने भरे, पर वो अभी से लग जाए उन डॉक्यूमेंट को करेक्ट कराने के बाद, मतलब अगर किसी का सर्टिफिकेट रह गया या कोई ऐसी चीज रहेगी तो वो अभी से ही कंटिन्यू प्रोसेस में लग जाए और एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, अगर उस समय रेडी मिल गया, हो गया, तो फिर आपका एडमिशन आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप परेशान हो। सेकेंड फेज, आपके पास 23 मार्च, यानी इसमें लिखा हुआ है कि भाई 22 तारीख तक तो हम फॉर्म भरवाएंगे और 23 मार्च तक हम आपको पेमेंट करने की का एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप 23 तक पेमेंट कर सकते हैं। 24 और 26, 24 से लेकर 26 तक आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। करेक्शन विंडो का मतलब यह है कि आपने अगर कोई एंट्री गलत डाल दी, नेम है या कोई ऐसी चीज है वो गलत डाल दिया, तो उसे करेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास है। बट कुछ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो लैंग्वेज डिसाइड कर ली है फर्स्ट टाइम पे, लैंग्वेज वही रहेगी, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। यानी फर्स्ट टाइम अगर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली इंग्लिश है तो वो इंग्लिश ही रहेगी, वो हिंदी आदमी कोई चीजें नहीं हो सकती। सर्टिफिकेट मोड, जो सर्टिफिकेट आपने वहां अपलोड कर दिए हैं, या जैसे आपने फॉर्म भर रखा है कि अभी आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म लगा दिया और बाद में आप कहते नहीं कि मैं ईडब्ल्यूएस का फॉर्म नहीं लगाऊंगा या जो भी कुछ है, तो वो फॉर्म दोबारा अपलोड नहीं होंगे। मतलब आपने पहले में लगा दिया कि नहीं लिया और बाद में चाह रहे हो कि नहीं लगा दूं, तो नहीं होगा। आपका अगर वहां लगाया कुछ करेक्शन है, कुछ गलती होगी तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन आएगा। मतलब अगर आपने पहले से इसमें शो कर रखा है यस
मैं इस कैटेगरी के लिए हूँ, ये कंडीशन है मेरी, ठीक है। बाद में आप उसमें करेक्शन कर रहे हो कि यहाँ चेंज गड़बड़ ये नहीं है मेरे पास में, गड़बड़ हो गई है, ठीक कर रहा हूँ, ओके डन। बट अगर आपने नहीं लगाने का तो नहीं होगा, उसमें करेक्शन दोबारा नहीं एक्सेप्ट करेगा कैटेगरी के केस। नेक्स्ट, आपके जो एग्जाम की डेट होने वाली है वो 8 मई से लेकर 1 जून तक है, पर सच्चाई ऐसी है कि इसका एक्सटेंड होना लगभग तय है। ये 15 मई ऑनवर्ड हो सकती है और 1 जून के आसपास खत्म करेंगे नंबर 30 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ फीस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, जो जनरल वाले हैं उन सभी को पता है 1000 रुपीज आपके 3 सब्जेक्ट के लिए। यहाँ सिलेक्शन कितने हैं? 3, आपको 5 सब्जेक्ट चूज करना है। कितने करने? 5। आप इससे कम नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते, कम आप बेशक करें, तो 5 सब्जेक्ट से ज्यादा चूज नहीं कर सकते। 3 सब्जेक्ट की फीस 1000 रुपए है, और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे वो एडिशनल में काउंट होगा, यानी 400 पर सब्जेक्ट काउंट होगा। तो आप 2 ऐड करते हो तो आप समझो कि आपका फॉर्म 1800 रुपये पड़ जाएगा, मतलब 1000 प्लस 2, 1800 ज्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो कि इससे पहले अनलिमिटेड सब्जेक्ट डाल सकते थे, कोई बाउंडेशन थी नहीं, कोई रूल नहीं, मैक्सिमम 2000 पे करना होता था, और उसके बाद आप कितने भी सब्जेक्ट डालो कोई दिक्कत नहीं थी। जो इस साल इन्होंने चेंज कर दिया, नहीं हम केवल 5 ही हैं, और ओबीसी के लिए और बाकी सब चीजों के लिए ऑलरेडी है, इसमें कुछ छोटे छोटे अमाउंट वो रखे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, ये 2 कैटेगरी में यहाँ फॉर्मेट बना रखा है, मैंने डिस्कस करना पर उससे पहले बता दूं कि यहाँ इस बार का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना, पेपर का फॉर्मेट है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। पहले क्या था कि भाई टाइम स्लॉट सबके अलग हुआ करते थे। अलग का मतलब किसी का मैथ का पेपर है तो उसे 60 मिनट मिलते थे, किसी का क्या नाम है इंग्लिश का पेपर है वो 40-50 मिनट में कंप्लीट किया जाता था, तो टाइम में वेरिएशन था। पर इस बार उन्होंने यूनिफॉर्म नीचे ले लिया, यानी सबका टाइम स्लॉट सेम कर दिया, उन्होंने 60 मिनट लिया, यानी 1 आवर हर पेपर का, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे मेन कोर्स का पेपर हो, चाहे जीएसटी का हो, किसी का भी हो, हर एक के लिए उन्होंने सेम टाइम रखा है, कोई एडिशन नहीं। 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, पर उन बच्चों को दिए गए जो पीडब्ल्यूडी से आते हैं, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी कोई कंडीशन, तो उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं सिर्फ उनके लिए, नहीं तो सभी बच्चे के लिए और सभी क्वेश्चन के लिए, आपके सभी पेपर के लिए 60 मिनट ही किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 50 क्वेश्चन। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन 60 आ गए तो उसमें से 50 ही करने होते थे, 10 क्वेश्चन का मार्जिन नहीं करते थे, पर इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने 50 क्वेश्चन दिए और 50 के 50 कंपलसरी है, मतलब एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, सारे करें, मतलब छोड़ना अलग बात है, सारे ही मैंडेटरी है, सारे कंपलसरी है, और मतलब आपका ऑप्शन नहीं कि हाँ ये छोड़कर वो कर लो, वो छोड़ के ये कर लो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। अब तक में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग लगा दिया। हर क्वेश्चन पे 5 मार्क्स हैं, आपका हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, पर अगर गलत हुआ तो 6 मार्क्स जाएंगे। 5 सही का 1 नेगेटिव का, एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो सही वाले में से 1 माइनस होगा, सही वाले में से भी 1 गए, तो आप ये एक क्वेश्चन गलत कर रहे, ध्यान रखना, गलत करने पे कितने मार्क्स कटेंगे? 6, उस ना करने पे 1 क्वेश्चन लीव, और आपके जो पॉजिटिव वाले में से कम होने लगेंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको पढ़ाई का जो स्टाइल होगा ना, ध्यान रखो, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक एडवाइस दूंगा आप लोगों को। आप सभी को ही पता है कि एग्जाम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाले, टाइम आपके पास बहुत कम है, तकरीबन 1 से सवा महीना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपके स्कूल से नहीं है, इसे नहीं, ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है। तो आपको पढ़ने का जो आपको पढ़ाई का जो स्टाइल होगा ना बेटा, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तरीके का होना चाहिए। अगर स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, सिस्टमेटिक नेचर में नहीं हो, तो सिलेक्शन के चांस ना के बराबर, क्योंकि जिन्हें करना है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्हें मतलब बहुतों का अलग चल जाता है, मगर सबका चलेगा ऐसा करें। इसीलिए मैं पहले से कहूँगा कि अगर अपने पढ़ाई का स्टाइल है ना, उसे सही से बना के चलना पड़ेगा, प्रॉपर एक काउंसलिंग दो, प्रॉपर स्टडी करो, प्रॉपर पढ़ाई का पैटर्न फॉलो करो, मॉक टेस्ट चलना चाहिए, किस तरह से कितना पढ़ना है, क्यों इतना ही पढ़ना है,
गड़बड़ ये भी है, मतलब थोड़ी सी अगर मैं सीधी बात करूँ तो इन्होंने जो सिलेबस के अंदर क्वेश्चन डाला था ना, सिलेबस में बच्चों आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज डिलीट हुई है जो आपने क्लास में देखा। इन्होंने मेन कोर्स में लिख तो दिया, यहाँ मेन कोर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, एज पर लिखा हुआ है ना, ये बट स्टार भी बना उसके साथ साथ में। हाँ स्टार ही बना रहे बेटा, यहाँ स्टार का मतलब खतरा खतरा। इसी को खतरा कहते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट में मैथ का टीचर हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कहूँ तो मेरे सब्जेक्ट में से ये मान के चलिए 40% सिलेबस आपका जो मतलब आउट कर रहेगा। अगर उन्होंने फंक्शन लिखा है ना, एक वर्ड लिख दिया फंक्शन, आप खुश हो गए, सर 1 फंक्शन पढ़ाया था आपने 1 2 फंक्शन पढ़ाया था, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो बेटा बता दूँ आपको 17 टाइप के फंक्शन है सब्जेक्ट। मैं फिर से बताऊँ, मैं केवल एडवाइस कर रहा हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप ये फॉलो करें, ऐसे ही करें, बट ये मेरी सिर्फ एडवाइस है, ठीक है। जिसे आप मतलब माने ना माने वो आपकी होती है। मुझे जो लगता है मैंने वहां बताया, आपके 2 फॉर्मेट है। सबसे पहले इंग्लिश मैंडेटरी है, एक सब्जेक्ट जो लैंग्वेज की फॉर्म में होगा वो मैंडेटरी है। बिना लैंग्वेज के किसी भी कोर्स में एलिजिबिलिटी आपकी बनेगी ही नहीं। कोई भी कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर डिजाइन है तो उसमें एक लैंग्वेज है, और सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर इंग्लिश मैंडेटरी मतलब है, ये लगभग है, मान लीजिए किसी कोर्स में नहीं है। जैसे संस्कृत का हो गया, किसी संस्कृत मतलब बीए में संस्कृत करना है, कोई हिंदी कर रहा है तो हिंदी मैंडेटरी है। पर मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इसको फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश। तो लैंग्वेज के तौर पे आप इंग्लिश जरूर लेंगे, बिना लैंग्वेज के एडमिशन नहीं मिलेगा, ये पहली बात है। लास्ट सेशन में मेरे पास तकरीबन 120 क्वेरीज आई थी, उनमें से लगभग मतलब 20 से 22 ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लिया ही नहीं था, उनका एडमिशन वैसे खत्म हो। तो लैंग्वेज मैंडेटरी है, ऐसी गलती मत करो, ठीक है। लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन ले लेंगे। सब्जेक्ट ले रहे हो जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, और एक लैंग्वेज वो जिस मीडियम में आप एग्जाम दे रहे हो। लैंग्वेज की प्रेफरेंस आप बाद में बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मीडियम की प्रेफरेंस आप नहीं बदल सकते। यानी कहने का सेंस ये है, अगर आपने मीडियम डाल दिया कि मैं इंग्लिश मीडियम का मतलब इंग्लिश मीडियम पेपर दूंगा और पहली बार में आपने फिल कर दिया, तो करेक्शन विंडो में आप इंग्लिश को हिंदी नहीं कर सकते या अदर कोई लैंग्वेज नहीं कर सकते। बस 3 मेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को चूज करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई इकोनॉमिक्स कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स मैंडेटरी करेगा। उसका ने एक आर्टिकल डाला और आर्टिकल में कह दिया जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो बीकॉम और बीकॉमर्स नहीं कर सकते। पर अभी रिसेंटली कल की या परसों की इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने उसे वापस लिया, कहा कि सेशन नहीं, अब नेक्स्ट सेशन में। तो आप इस बार बच गए, बीकॉम और बीकॉम वाले। साइंस वाले को भूल जाओ, मैथ मैंडेटरी है, सब में है, बचा नहीं गए। पर कॉमर्स वाले बीकॉम और बीकॉम पास के लिए थोड़ा सा बच गया, बाकी सब में मैंडेटरी है। जैसे इकोनॉमिक्स है, विदाउट मैथ है ही, ड्यू सीधा मना करता है, पर ऐसा नहीं है कि ड्यू मना कर रहा है तो बाकी नहीं, बाकी मुश्किल ले सकती है, वो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इन्होंने अपने नोट्स में क्लियर कर रखा है। बात समझ आई थी? तो मैथ से तो बचेगा। बीकॉम अगर आप एडमिशन मिल भी जाता है, कमाल की बात है, सेकेंड सेमेस्टर में मैथ आ रही है, थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिकल स्टैटिक्स आ रही है, और वो मैंडेटरी है, उसमें ऑप्शन नहीं किसी मतलब ले सकते हो ना, तो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से बच नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा मैथ पे फोकस। पर हाँ, जिन्होंने मैथ लेकर अपनी 11th 12th निकाली वो आसानी से भी मतलब इजी कोई होगा उनके लिए, वो आसानी से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन हट जाता है। चले वापस आपने टॉपिक पे। मैं कोर्स में बोला था, मेरी एडवाइस क्या है वो सुनिए। मेरी एडवाइस है, जो श्योर है कि उन्हें एडमिशन किसमें लेना है वो एक तो इंग्लिश लेंगे, ये एडवाइस है, और एक सब्जेक्ट वो लेंगे तो बकवास का होगा, जिसमें नंबर आ सकते हैं, जैसे योगा, फिजिकल एजुकेशन। कोई ऐसे सब्जेक्ट लेना, बताओ क्यों? आपने क्या मान लीजिए इंग्लिश लिया, ठीक है, एक बच्चा होता है जो इंग्लिश ले रहा है, इंग्लिश के साथ फिर मैथ ले रहा है, मैथ के साथ फिजिक्स ले रहा है, फिर वो केमिस्ट्री ले रहा है, 3 ले लिए, ठीक, और एक और बढ़िया सा कोई ले लिया, CS ले लिया, 4 हो गए, और इंग्लिश 5। इंग्लिश मैंडेटरी है भैया, काउंट होगी। एक बच्चे ने क्या किया, समझदारी दिखा दी, उसने एक सब्जेक्ट हटा करके उसमें फिजिकल एजुकेशन आ गया, बेस्ट 4 से काउंट हो रहा है रिजल्ट।
उसने उसमें ना फिजिकल एजुकेशन में 99 आ गया उसके, उसने लगा दिया। और एक बच्चा है 70 लेकर आया सबने, मेरिट में पीछे हो गया, कोई बच्चा नहीं मिला। तो कहने का मतलब मेरिट बढ़ाने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट रखना जो बकवास था इजी हो और आपकी मेरिट में हेल्प करेगा जरूरत पड़ी तो। अगर एडिशनल वो मांग रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि आपका जैसे मैथ बोनस लिया तो मैथ तो मैंडेटरी होगी, इंग्लिश मैंडेटरी है, पर अगर वहां फिजिकल स्टूडेंट कर दिया ना तो मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ जाओगे, नंबर उसमें ज्यादा है आपके। और एक सब्जेक्ट आपका कोई भी देख लेना वहां से, तो ऑप्शन में एक सबसे आसान सब्जेक्ट डाल देना और इंग्लिश तो मैंडेटरी है, और बाकी आप जो आप लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वो डिसाइड करें। दूसरा ऑप्शन खासकर ये आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, इधर है बैक साइड में। आर्ट्स और जो भी है ये बच्चे ध्यान रखेंगे, जीटी का पोर्शन जरूर ले लेना बच्चा। आप एक इंग्लिश जरूर लेंगे, दूसरा जीटी जरूर ले लेना, जीएसटी इसलिए ले लेना क्योंकि जीएसटी से बहुत सारे कोर्सों का स्कोप खुल जाएगा। कई यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलाउ करती है, यानी आप कई सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे उसके भी आप। बाकी आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं इसके अलावा 3 सब्जेक्ट कोई भी डालिए, मेरी ओपिनियन है, आप लोगों को करो ना करो आप पे डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर कोर्स में मैं फिर कहूँ 5 एग्जाम जरूर दोगे आप, 5 एग्जाम जरूर दोगे, पर बेस्ट 4 ही काउंट होने वाले हैं, 4 से ज्यादा कई यूनिवर्सिटी 3 ही काउंट करेगी। इसीलिए सब्जेक्ट में 1000 रुपये लिखा है ना, साथ में अप टू 3 सब्जेक्ट लिखा है केवल 3 के लिए, तो कई यूनिवर्सिटी 3 ही सब्जेक्ट को अपना वो मान रही है, ले ही नहीं है, और कई 3 तो मान रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, और चौथा एडिशनल क्या मेरिट लिस्ट के लिए। इसमें आपका गेम खुल जाएगा किसी का योगा या फिर फिजिकल एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट के लिए, ये आपका प्लस पॉइंट आपका बनने वाला है। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं करते वो आप कर सकते हैं, वो आप उसके लिए फ्री है। पर इंग्लिश मैंडेटरी है बच्चों, इंग्लिश मत छोड़ो, बाकी आप चार कोई भी लीजिए तो आपकी मर्जी है। बच्चों आप ना मैं फिर से कहूँगा फॉर्म मत भरो, 1-2 दिन बैठ के नाम से डिसाइड करो, बैठ जाओ, देखो कि ये जो सभी के सब बीकॉम पास बीएससी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यही सब लगे, मत देखो ऐसा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए कोर्स लॉन्च हुए जो कि लास्ट 2 ईयर से मतलब कह सकते हो कि मगर मेरा मन करता है मैं भी कर रहा हूँ, मतलब ऐसी कंडीशन आ रही थी। मतलब लास्ट ईयर तो मैं फील कर ऐसा कर रहा था कि एक कोर्स मैंने देखा था डिफेंस में, डिफेंस का कोर्स था और कितना जबरदस्त कोर्स था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोर्सेज पे आपकी पर भर नहीं पाए, उसमें एज का पंगा था। पर पता है आपको इस बार एज हटा दिया है, इस बार एज की फाउंडेशन यानी कोई भी फॉर्म भर सकता है, इवन मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ यूजी कोर्स के। यानी ये बता ये नुकसान है तुम्हारा। एमबीबीएस का जो एग्जाम था जिसके अंदर पहले एज लिमिट थी, उसमें हटाने के बाद क्या मचा, आराम मच गया, आप सभी जानते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ी है। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है, तो कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके 12th कंप्लीट हो रखी हो या हो रही हो, चाहे इवन मैं भी हो। पर दूसरा एक नुकसान भी हुआ है। नुकसान क्या हो पता है, पिछले साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, इस बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी हटाई है। आपके इस कोर्सेज के अंदर ओनली 46 यूनिवर्सिटीज डाली गई, जिसमें से कुछ काम के कुछ काम के नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब इसे भरते समय क्या करना है क्या नहीं मैं भी डिस्कस करूंगा। मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों ने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ये मेरी ओपिनियन है, आप करें ना करें मर्जी है। जैसे कई बच्चे यहाँ बैठे हैं, कई नहीं मोस्टली बैठे हैं, सबकी दिमाग में घूम रहा है कि जी रिव्यू करूंगा क्या करूंगी, जो सबके लगभग दिमाग में। मेरी ओपिनियन ये है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप, लगभग जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सब अप्लाई करिए, जो एकदम ही खराब है नागालैंड में चले तो उस समय कोर्स जब खुलेगा तो केवल ड्यू के ही कॉलेज खुलेंगे और बाकी कोई ऑप्शन खुलेगा नहीं। उस समय पछताओगे कि यार क्लास भर दिया होगा। भाई मत सेलेक्ट करना, कौन सा एडिशनल फीस लगी उसके लिए, कोई फीस नहीं लगी। अगर कोर्स यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रखी है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि सभी यूनिवर्सिटी में मान लो 1% नहीं हुआ, आपका दिमाग घूमा तो आप ट्राई कर सकते। मगर आपने नहीं भरा, वहां पर आपके ऑप्शन नहीं खुलेगा और नहीं भर पाओगे, कोई चांस ही नहीं है दिमाग से आप कुछ रास्ता निकाल पाओ समझेगा किसी ने। तो इसीलिए ये मेरी ओपिनियन है कि आप ऐसा कर सकते हैं।
लगभग सारी यूनिवर्सिटी बनी है जो बस रेंज से बाहर वो छोड़ रहे हैं। मतलब ये नहीं केवल ड्यूज को लिख कर छोड़ दिया, जेएनयू है, दिल्ली के अंदर है। एक और चीज साथ में एक और यूनिवर्सिटी और बताना चाहूंगा मैं कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली की है, BBAU एक है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यूपी में है बेटा, लखनऊ में। तो जो दिल्ली वाली है वो इसमें नहीं दे रही, लास्ट टाइम की, इस बार नहीं है। तो इस बार जो नहीं है तो उसके लिए अलग से फॉर्म निकलेंगे, उसमें प्रीफरेंस तो सीयूटी वालों को भी मिलेगा पर वो मेरिट लिस्ट पे भी बनता है, तो इसलिए वो अलग से उसका फॉर्म आएगा, वो आप देख लो। कोई टीचिंग फील्ड के लिए जाना चाहता हो तो आपको बता दो SCERT और NCERT का एक ज्वाइंट कॉम्बो है, इन्होंने अपनी कोर्स लॉन्च कर दी है। मतलब आप इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता अगर टीचिंग फील्ड का कोई टीचिंग के लिए ट्राई कर रहा हो तो इसके फॉर्म लेट आते हैं। इसका एग्जाम 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में होता है। फॉर्म आपके इसके बाद आएंगे, आपका रिजल्ट आने के बाद, मतलब जब सीयूटी का एग्जाम हो चुका होगा उसके बाद उसके एग्जाम होंगे। फॉर्म आपका करीब अप्रैल एंड मई के फर्स्ट वीक में आएगा, मतलब जब इसका भी एक रोज वगैरह हो जाएगा उस टाइम पर उसके फॉर्म आएंगे। और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिसके साइड बाई साइड चलते थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के अलग से भी है, इसमें है जामिया मिलिया इस्लामिया और उसके अलग से भी कुछ एक कोर्स वगैरह वो अलग करा रखे हैं हमारे। तो वो देखना जेएनयू के अंदर है। लैंग्वेज कोर्स पे भागो भाई, इतनी डिमांड है लैंग्वेज कोर्स की, उन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब डिमांड बहुत सारी है। मतलब मैं कहूँ बार बार मैं ये कहूँगा कि जो बीकॉम क्या नाम है BBA या BSc जनरल, मतलब कुछ ऐसे चीज करने के चक्कर में पढ़ना, उसे ढंग से करना। दूसरा कॉम्बिनेशन, कोई टीचिंग फील्ड में जा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं टीचिंग फील्ड का, मैं खुद PCT मैथमेटिक्स हूँ, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझा दूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम अगर मैथ्स ऑनर्स करा रही है तो मैथ्स ऑनर्स में उसके पास केवल मैथ ही मैथ है हर सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन नहीं है। आप TGT के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ड्यू से कर रखा है फिर भी नहीं एलिजिबल हो। आप अगर MSc करते हो तो जाकर मास्टर PGT के लिए एलिजिबल हो। अगर मैं कहूँ तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं PGT के लिए क्यों एलिजिबल था? तो कहने का मतलब वहाँ कॉम्बिनेशन मांग रखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी है और वहाँ केवल मैथ ही पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ फंस गए। तो कॉम्बिनेशन का कुछ गेम है टीचिंग फील्ड के लिए खासकर है। तो अगर कोई आप में से टीचिंग फील्ड के लिए तो वो सेपरेटली डिस्कस करेगा, जो भी कंसर्न टीचर्स या जो भी फैकल्टी मिलती है वो या एडमिशन कोई ना कोई होगा, वहाँ आप डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए मैं फिर से आगे बढ़ते हो लोग, श्योर नहीं है। मैं फिर से कहूँगा GT एक ऐसा ऑप्शन है ना जो ना बहुत सारे ऑप्शन खोल देगा, बहुत सारे कोर्सेज को अलाउ कर देगा आपको, ये प्लस पॉइंट GT। GST बोल लो, जनरल स्टडीज बोल लो, GT बोलो, जनरल टेस्ट, दोनों का मतलब सेम है। ये प्लस पॉइंट है, पर आप श्योर हो कि मुझे यही करना है तब GT की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके दिमाग में कि मुझे इकोनॉमिक्स करना है, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, मैथ मैंडेटरी है, ये 3 सब्जेक्ट तो हो गया आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक मेरिट बढ़ाने के लिए कोई सा ले लो, फिजिकल हो गया काम। आप GT लो ना लो कोई या कोई और डालो, ये आप पे डिसाइड करना है। जिसको भी कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है वो सेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्कस कर लेगा अलग से, क्योंकि अगर मैंने कॉम्बिनेशन बताने लग गया तो फिर सेशन बड़ा बुरा है। आगे बढ़े। हाँ जी। ओके, यहाँ पर और क्या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? फोटो के ऊपर बड़ा पंगा है, ध्यान से इसको नोट कर लेना आप लोग। ये फोटो पर बड़ा पंगा है। फोटो क्या है? एक तो रिसेंट फोटो डालिए भाई, कई रखते हैं अभी 2-4 महीने बाद में खिंचवाई है, बढ़िया से लगा दी फ्लोर पर। अब आपको बता दो जो फोटो आप यहाँ लगाने वाले हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसी से ID बन के आएगी, आपकी मार्कशीट पे भी वही फोटो आएगी और इवन आपकी डिग्री पे भी वही फोटो आएगी। आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा ना हो क्लास 10th की फोटो लगा दो। नहीं है सर। हाँ कई हाँ, वो 4 साल पहले सब खींची हुई है। मैं तो क्या नहीं बताऊँ, मैंने देखा है एडमिट कार्ड पे सर फोटो कहा समझदार हो। ID दिखाते समय शर्म आएगी और उसके बाद कभी दिखाना पड़ेगा किसी को डिग्री, तो कभी कौन था ये? तो समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फोटो
हाँ साइन भी अपने ही रखने हैं, समझदार हो। अब यहाँ पंगा क्या है कि जो आपको साइज है, साइज भी आप जानते हैं जैसे लिखा हुआ है इसमें 10 से लेकर 200 है जो भी है। और यहाँ पर जो नेम होगा ना फाइल का, जो फाइल सेव करोगे वहाँ नेम की स्पेसिफिकेशन दे रखी है। जैसे मान लीजिए सोनू है, सोनू नाम से, तो सोनू फोटो, तो साथ में उसका नेम यानी फाइल का नाम सोनू फोटो के नाम से होगा। ऐसे सिग्नेचर के सोनू सिग्नेचर ये मेंशन करता है स्पेशली, हाँ अंडरस्कोर बनाकर मेंशन करता है सिग्नेचर, सोनू सिग्नेचर। ये फाइल इसी नाम से सेव करके वहाँ अपलोड करनी है, इस बात का ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है जो लास्ट टाइम में नहीं था, इतना ध्यान नहीं देते इसको, कुछ भी निकाल के कर लेते थे। मैंने उन्होंने बोला इस बार नाम मेंशन करके आप बनाओगे, ये मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट, मगर यहाँ एक और इशू आ गया, जी सर्टिफिकेट पे आ रहा है कि सर सर्टिफिकेट हुआ तो क्या करेंगे आप। तो बच्चों सर्टिफिकेट में पढ़ना आ गया। अगर मान लीजिए किसी ने सर्टिफिकेट लगाया अपना PWD, तो PW का लगा जो भी सर्टिफिकेट लगाया, तो सर्टिफिकेट में जैसे सोनू है तो SO लिखकर PWD सर्टिफिकेट लिखोगे, यानी फाइल का नेम स्पेसिफाई होना चाहिए। पहले 2 लेटर, मैंने भी दोनों में क्या बताया, पूरा नाम, पहला पूरा नाम, और फिर वो उसमें क्या बताया, पहले 2 लेटर से 2 ही, ये स्पेशली मैंने से रखा है आपका, ठीक है। फर्स्ट 2 कैरेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। फोटो और सिग्नेचर में पूरा नाम और इसमें सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर। बता ही दिया, वैसे फिर बता दे रहा हूँ भैया, चेंज नहीं होने वाला। जो आपने मीडियम कंफर्म कर दिया है वही मीडियम रहेगा, कोई चीज नहीं। CBT बेस है, ये आप सभी को पता है। 50 क्वेश्चन है, ये भी आपको पता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको पता है, हमने डिस्कस कर लिया सारी चीजें, ठीक है। 60 मिनट मिलेगा, ये भी कंफर्म है। और क्या लगा, प्लस 20 मिनट किसको मिलेगा, जो तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 50 है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे मेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो GP हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन ही आएंगे। और 50 के 50 कंपल्सरी, 60 मिनट ही मिलेंगे, ना मतलब तो नहीं मिलेंगे। हाँ, एक और चीज इसके अंदर एडिशन कि एक दिन में भी 2 एग्जाम हो सकते हैं या 3 एग्जाम एक दिन में हो सकते हैं। मल्टीपल स्लॉट चलेगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। कई बार हो सकता है एक दिन में एक ही है, वो आपके पेपर के उस पे है, वो बताएंगे आपको, अपडेट आता रहेगा कैसे कैसे। ऐसा हो सकता है सेम डे फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री जोड़े, वो कॉम्बिनेशन जैसे बनाएंगे। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये 1 तारीख तक, 1 मई तक किस डेट में ये पेपर हो रहे हैं, मॉर्निंग में ये होगा, इवनिंग में होगा, आफ्टरनून में ये आ जाएगा, आपके पास सीट आ जाएगी। ये ग्रुप में हम शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें। पिछले वाली दिक्कत आया था डे की तरफ से, टिकट और टिकट ना, यानी कल पेपर है आज रात में किया जाता है, ऐसा भी दिक्कतें आई, ऐसी दिक्कतें आई हैं, तो इस पे भी ध्यान देना। इस पे हाँ, इस पे कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए का ग्रुप जो बनाए उसमें आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, प्रॉपर हेल्प की जाएगी। आपका जो एग्जाम सिटी होती है ना, वो 7 दिन पहले, लगभग 7 दिन पहले, ये होता है ना, 7 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दी जाती है जी आपका एग्जाम इस सिटी में होगा। और आपका एडमिट कार्ड ठीक 2 दिन पहले दिया जाता है। सेंटर जो होता है, 5 तारीख को पेपर है तो 3 तारीख को आप डाउनलोड करने का एक्सेस आपको मिलेगा, इससे पहले नहीं, यानी पहले सिटी अलॉट की जाएगी एंड देन आफ्टर मतलब 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। नेक्स्ट, जा सकते हो। एज का, एज पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी भर सकता है, जो पीछे का भी दोस्त है जो भी है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस बार ऑप्शन आपके लिए खुल गया। यहाँ ये नोट जो दे रखा है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कम होने की वजह क्या थी ना, सभी अपने अपना जरा फॉलो कर रहे थे, अलग अलग रूल बना रहे थे सब। तो उन्होंने कहा नहीं जी सबके लिए सेम रूल रहेगा। पर जब मेरिट लिस्ट का डिसीजन होगा ना, उस टाइम पे कॉलेज या इंस्टीट्यूशन अपना अलग फॉर्मेशन यूज कर सकता है, बट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा ना, वो सभी के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर इसने मेंशन करके क्लियर यूनिफॉर्म नेचर में आपका मतलब जिसका है सबके लिए सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितनी 46 यूनिवर्सिटी है सभी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा वो उसके लिए
कॉलेज या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़े। 8 मई से लेकर 1 जून एग्जाम को बता रखा। स्लॉट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, टाइमिंग्स मिल जाएगी, कब कब है, एक दिन में 2 मतलब 2 एग्जाम है, 2 से ज़्यादा एग्जाम हो सकते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चों यहाँ सिटी का ध्यान रखना है, ये मेन फैक्ट है। मेन फैक्ट ये है कि सिटी को भरते समय बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं। इसी को हो नेक्स्ट, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है बच्चों। आप में से मान लो किसी ने स्टेट का मतलब कोई सर्टिफिकेट लगा दिया और ना एड्रेस भरते समय, इस पॉइंट पर एक बार हमारे पास एक इशू आया था। हालांकि उसके लिए हमने एफिडेविट जमा करवा के बच्चे का एडमिशन करवा दिया, पर हुआ क्या था कि बच्चे ना एड्रेस के अंदर 2 एड्रेस ऑप्शन आ रहा है, एक आता है कोरस्पॉन्डेंस और एक आता है परमानेंट। तो बच्चे ने क्या करा, जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस तो सेम करके डाल दिया, उसने दिल्ली का लिख दिया और वो हरियाणा से सर्टिफिकेट बनवा के लाया था। तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल हो गया कि आपका एडमिशन किस बात पे होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि आपने स्टेट को दिखा दिया पर परमानेंट एड्रेस में क्या डाल रखा है वही बोला। तो बेटा थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट बाकी लगेंगे, दोनों को सही से भरिएगा। इन किस केस में, जब कोई सर्टिफिकेट लगा रखा हो तो ध्यान रखना है, बच्चे गलती करते हैं। परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंस का बहुत ध्यान रखे रखना है, यहाँ ही गलतियाँ होती हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बाकी आप इसमें से ट्राई करिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई। जामिया मिलिया इस्लामिया को मतलब मैं कहूँगा कि हाँ इतने अच्छे कोर्सेज लॉन्च है भाई, थोड़ा ढंग से पढ़ना जाकर इसके कोर्सेज जाकर चेक करो आप, बड़े प्यारे कोर्स निकाल रखे हैं। और ऐसा नहीं कि पार्शलिटी, सबके लिए सेम ही फैकल्टीज में बहुत पहले की चीज़ें थी जो डोमिनेट किया करते थे, मेरा सब कुछ ईजी गोइंग है सबके लिए। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, इस समय अशोक लेन के अंदर काम कर रहा है, वो जामिया से बड़ा स्टूडेंट है। ये आपकी इंफॉर्मेशन अगर आपको बता दूं, इसके ऊपर में फोन कोई नहीं उठाता। ये दोनों नंबर आपके दिए जरूर है, और इन नंबरों पे मतलब कह सकते हो अगर भगवान मेहरबान होगा तो ही कोई गलती से फोन उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेल जरूर आ देना, मेल का रिप्लाई तुरंत आता है। सेम नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मगर आएगा जरूर। तो मेल पे फोकस करना, फोन पे कम, मगर ट्राई करिए टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने बताया क्या क्या बताया। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सेम नाम के होने चाहिए, मम्मी का नाम, पापा का नाम, DOB, ये सारी एकदम इन लाइन होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट में। मैं फिर से बता दूं, आधार कार्ड बहुतों का गड़बड़ है, जिसका मार्कशीट के हिसाब से नहीं है वो अभी बना ले, टाइम है, हो जाएगा। जो भी डिटेल आप भरोगे फॉर्म के अंदर 10th की मार्कशीट के बिहार पर ही भरोगे, जो 10th में लिखा है वही आपका ओरिजिनल और मेन माना जाएगा। इवन 12th का भी नहीं माना जाएगा। अगर मान लो 10th का आपने लिखा है मोहन और 12th में आपका मोहन कुमार हो गया, तो भैया मोहन ही होना, ये मेन है। अब आपका काम है कि CBSE जाकर या किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट जाकर उस मोहन कुमार को मोहन में कन्वर्ट करो, तो 10th का मेन सर्टिफिकेट ही कंसीडर किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसी नेचर में होने चाहिए। मदर और फादर के आगे श्री मिस्टर ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम पूरा होना चाहिए वही। बच्चे के आगे मास्टर या जो भी है तो वो हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर नेम कंप्लीट होना चाहिए उसके अंदर, वो एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आपने ऐसा कुछ जोड़ा क्या बोल रहा है। और सभी डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए, एक में भी एसएमएस कर दिया गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, मैं फिर से कहूंगा अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो फॉर्म में जरूर लगाएं, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के बिहार पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो, बहुत ज्यादा। पिछली बार बहुत सारे बच्चों के। नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी। भैया अगर किसी की बनी नहीं है तो बना लेना। ईमेल आईडी एक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए, अपनी पर्सनल और पर्सनल जिसको आप चेक कर रहे हो, घर वालों की नहीं। जैसे आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को जो देनी है वो ईमेल आईडी पे भेज जाएगी, साथ में फोन नंबर भी एक्टिव नेचर में हो। कई लोग क्या करते हैं, रिचार्ज नहीं करते,
छोड़ देते हैं नहीं, वैसे स्मार्टनेस है, गलत नहीं है, पर अभी कर लेना, अभी 2-3 महीने के लिए रिचार्ज जरूर कर लेना। एक्टिव मोड में मोबाइल नंबर रखना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के थ्रू आती है, यानी आपके मैसेज आएगा और आपके मिल जाएगा, दोनों पे आपके एक साथ भेजे जाएंगे। और अगर कुछ रह जाता है तो फिर आप कंफ्यूज होकर परेशान होंगे। इसलिए मोबाइल जो एक्टिव नेचर में हो, मोबाइल नंबर जो एक्टिव नेचर में हो और ईमेल आईडी मैंडेटरी है, दोनों के दोनों एक्टिव फॉर्म में ही होने चाहिए। और वही लिखना जो वहाँ पर आता है, नहीं है तो बता दो। स्कैन कॉपी के बारे में बता दिया हमने सारी। ये आपका फॉर्म है, स्टार्टअप मिलेगा आपको फॉर्म का, ये पहला खोलते ही मिलेगा आपको। सेकंड न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे, इसके बाद एक पोर्शन आपके सामने आएगा, इस पोर्शन में यहाँ पर क्लिक कर बटन आएगा आई एग्री, ठीक है। क्लिक करके ये क्लिक कर करो, स्टार्ट करो, सबमिट करो, आपका डन हो गया। फॉर्म पोर्टल खुल गया। यहाँ भरते समय हर बात का ध्यान रखेंगे, नाम, रोल नंबर, जो भी आपकी डिटेल्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। फॉर्म करने के भरने के बाद यहाँ पर आप हर सेक्शन सेव होगा। आप क्या डालते हो, कैप्चर डालते हो, उसे सेव करते हो। अब आपका मन नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा फॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, 23-24 उसमें बहुत दिन लग जाएगा भरने में, जाएगा 3-4 घंटे लगेगा आपको फॉर्म भरने, 3 महीने मतलब तसल्ली से भरोगे तो 1 दिन में जाने कोई दिक्कत नहीं। इसको सेव कर दोगे तो इस सेक्शन को दोबारा आपको नहीं भरना पड़ेगा, वो नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ कैप्चर डन कर दिया, मगर इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि कुछ ट्रैक को छोड़कर आप उसमें अल्टरेशन कभी भी कर सकते हो। यहाँ डन किया आपने, सबमिट किया, क्लिक किया, डन, कंफर्मेशन लेगा आपका, ये आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। तो जो है वो नाम पूछेगा, भाई आपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ लिखी है, यहाँ क्लिक करवाएगा, क्लिक करा के OTP डालकर फाइनल करा देगा सबमिट। ये आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके फॉर्म के अंदर एड्रेस, डिटेल, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक एक करके आप फॉर्म फिलअप करते रहेंगे, ठीक है। ये आपकी एजुकेशन, जो भी एजुकेशन अपीयर ऑप्शन क्या डालोगे आप, अगर आप 12th कर चुके हो तो कंप्लीटेड हो गया, वरना अपीयर का ऑप्शन डालकर आप ये कर सकते हो, ठीक है। अपीयर डालना नहीं आया, रिजल्ट बाद में हो गया। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज, अपार आईडी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, यस तभी करना जब अपार आईडी आपके पास हो। हर एक बच्चे की बनेगी, हर बच्चे की बनेगी। आधार कार्ड से बनती है, पर मिले ना मिले वो आपके पास स्कूल में बने होगा ना, अब बस वही आईडी डाल भरने के बाद वो सेम डेटा अपने आप कॉपी कर लेगा, आपको कुछ भरने की जरूरत पड़ेगी, आपके लिए। और अगर अपार आईडी नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ना, और ध्यान रखना डेटा वही डालना जो वहाँ मेंशन कर रखा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, 5 सब्जेक्ट कौन से भरने, ये भरते समय छोड़ देना की दिक्कत लगती है, बात में आप सुनना, जो भी आपकी कंसर्न टीचर हो, जिसे आप जानते हो, जिससे बात होती है, उससे डिस्कस करके आप उसे फाइनलाइज करें। मतलब हड़बड़ी मत भरना, आपने भर दिया फिर बाद में कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, तो फिर ऑप्शन करेक्शन विंडो में मौका मिलेगा, बट क्यों ही ऑप्शन रखो, आप पहली बार में सही करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट, वही मैंने आपको बताया इसके सेंटर की रिगार्डिंग, कहाँ सेंटर पढ़ा है, क्या क्या ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, 4 ऑप्शन होंगे सीधी एग्जाम में। क्वालिफिकेशन के बारे में उसने क्या क्या पास किया, क्या क्या किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैसे कैसे किया है, वो सारी यहाँ की इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है। कोड कार्ड डाल के कंप्लीट करना है। मोबाइल नंबर, फिर से बोला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ फोटो का है, फोटो का ऑप्शन, फोटो में नेम सही होने चाहिए, अपनी फोटो लगाना, एक जोड़ के लगाना, बाद में दिक्कत है ना, अरे करते हैं लास्ट ईयर में तो सर आप साइबर कैफे जाते हैं, साइबर कैफे के पास ऑलरेडी गई और साइबर कैफे वाले भरोसा मत करना, अपना फॉर्म पहले जाकर भरवाना उससे दूसरा, पर इंस्ट्रक्शन आपकी। जितने भी केस पिछली बार आए थे मेरे पास, सारे के सारे साइबर कैफे वाले से तरस गए, उन्हें कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बस भर दिया, वो ऐसे हाँ भर दिया, मतलब फॉर्म तो भर गया। और ये लास्ट डेट के चक्कर में मत रहना, सर्वर इसका बहुत गंदा चलता है, लास्ट समय में सुबह 3-4 बजे जाके फॉर्म भर करना। हाँ, और ये आपका कंफर्मेशन पेज आएगा, इस टाइप से आएगा,
ये आपका तीसरा है, ये फाइनल है आपका, तो कुछ बचा नहीं। ये कंफर्मेशन जब ये आप फिल करके फाइनल करोगे ना, तो आपका यहाँ एक और गड़बड़, मेरे पास लास्ट में एक और भी आया। किसी बच्चे ने लास्ट वाले डे में फॉर्म भरा और उसने उस पर क्लिक नहीं किया, और पता ना कैसे टेक्निकल इशू था, वो क्लिक करके यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट हो गया, और बाद में दिखा रहा है किसी फॉर्म ही कंप्लीट नहीं हुआ, एप्लीकेशन नॉट फाउंड। हाँ एप्लीकेशन नॉट फाउंड, मतलब आ ही नहीं। वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने मेल आईडी के थ्रू फोन पर ट्राई करवाया, नहीं हुआ, मेल आईडी के थ्रू फिर इसको मैंने टच किया, तब जाकर उसकी चीजें ठीक हुई। तो ये चेक करना जरूरी है, पहले चेक करना, उसके बाद वैसे तो सबमिट ही नहीं करेगा, बट ऐसा पिछली बार हो गया था, इसलिए मैं आपको पहले बताऊँ, इसे करने के बाद ही करना, नहीं तो एक्सेप्ट। ये अगर आपने क्लिक नहीं किया और सबमिट हो गया, भैया आपका फॉर्म नहीं भरा, इनकम्प्लीट फॉर्म आएगा, पहले बता दो। तो इसके ये इसको भर देना, क्योंकि लास्ट टाइम टेक्निकल फॉर्म थी, तो आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेंगे, तो हो गया हुआ ठीक, पर फिर भी आप सबको ध्यान रखें। हम भी पिछली बार से सीखते हैं कि क्या क्या टेक्निकल फॉर्म आई थी, क्या क्या दिक्कत आई, तो वही चीज़ हम अपडेट करते हैं, तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। फाइनली आपका फाइनल एडिट फी वगैरह के रिगार्डिंग आएगा, पेमेंट्स करना है आपको ऑनलाइन, देख के भरना, देखिए करना। एक बार यहाँ और भी दिक्कत आती है, कई बार आप पेमेंट कर देते हो और वो जनरेट नहीं होती, जब आप चेक करते हो स्टेटस में नहीं आता, परेशान नहीं होना, वो 24 आवर्स, कई बार 48 आवर्स के अंदर अपडेट हो जाता है, कहीं जोश में आप दोबारा से पेमेंट करते फिर ध्यान वो वापस नहीं करेगा, पेमेंट करिए ना, 3 बार की डूब गई पेमेंट, वो वापस नहीं करेगा, नहीं आएगी, जो पैसा गया वो स्वाहा, एक बार की पेमेंट कंसीडर होगी, इसीलिए एक बार कर दिया, और इनकेस वो नहीं शो कर रहा है तो 48 आवर वेट करो और फिर क्वेरी पे काम करो। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। कई बार ऐसे करते करते यहाँ सर्वर चला जाता है, ये सर्वर चला जाता है, तो इसमें ध्यान रखना, सर्वर चलाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान नहीं होगी, आपका कंफर्मेशन आगे की पेमेंट कर लिया, हो गया, कर गया, आपने कोई क्रेडिट कोड जनरेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 48 आवर्स वेट करो, अंदर आपका हो जाएगा। बट आपने फिर कहा कि नहीं जी नहीं हुआ, मैं दोबारा करूंगा, दोबारा कर लिया, दोबारा कर लिया, दोबारा कर लिया, जितनी बार करोगे सारी पेमेंट कोई पेमेंट वापस नहीं करोगे। वैसे तो एक ही बात है, 18 तो आप समझ आ रहे हैं। तो इसमें भी बहुतों को दिक्कत आई है, मैं बहुत अच्छे परेशान है, तो उसका ध्यान रखेंगे। ये आपकी कंफर्मेशन पूरी सीट है, जब आपका फॉर्म सब कुछ मिल जाएगा तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा, नाम हमारा ईमेल सब कुछ लिखा आएगा, इस टाइप से सारी डिटेल आपकी मिलेगी, ठीक, कहाँ से पास किया, क्या किया, सारी डिटेल होगी आपके पास, सेंटर क्या है, फोटो ऐसे लगाएंगे, सिग्नेचर ऐसा होगा, मान लो किसी फोटो में सिग्नेचर रहेगा, तो करेक्शन विंडो में आप लाइन से ठीक कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन नंबर और उसकी पेमेंट आईडी सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगी, कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ स्पेशल बनेगा, इसी के साथ मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट होता है। किसी भी बच्चों को इस यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी में कंफ्यूज हो रहा, कोई मेंटरशिप चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करें, फैकल्टी मेंबर से, जिससे भी मिल सकते हैं, नहीं होता तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं बता दूँगा सर। मगर उसका फिक्स टाइम, मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन है वो बताऊँगा, उसी टाइम पर मैं अवेलेबल होगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा बिजी रहता है, आप सभी को मालूम ही पड़ते हैं, और जो भी मुमकिन टाइम होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, सही से फॉर्म भरें, सही से करें, और एडमिशन एग्जाम में क्या हुआ, कैसा गया, कोई मैटर नहीं करता, इसके रिजल्ट मैटर करेंगे कि आपका एडमिशन होगा। हाँ, मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% तो दिया होगी, इतनी तो आसान मैं कर ही सकता हूँ, इसके रिजल्ट मायने करते हैं कि आपका एडमिशन आपको मिलेगा। तो इसमें जितना अच्छा पढ़ पाए, जितने सही तरीके से पढ़ता है, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से आपने स्टडी करी, उतने ही चांस आपके एडमिशन के। उसके लिए किसी क्लासेस के रिगार्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, अब अभय सर हुए, फैकल्टी मेंबर हुए, उनसे आप बात करें वो आपको बताएंगे। फिर से बता दूं, मेरा एक सेशन करने का कोई मतलब नहीं था। थैंक यू सो मच। जो ज़रूरी थी, जैसे जिनका भी SC ST OBC EWS PWD पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर CUET
याद रखना उन्होंने स्पेसिफाई किया है 21 फरवरी 2025 के बाद वो अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज हाँ रिन्यू होना चाहिए, अदरवाइज कॉलेज में वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली अपडेट आप कराते हो तो एप्लीकेशन नंबर सेम हो सकता रहता है, तो वाइल फिलिंग द फॉर्म यू कैन फिल द सेम एप्लीकेशन नंबर, बट इट इज़ कंपल्सरी दैट यू हैव टू रिन्यू, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ ने माना है वो 21 फरवरी 2025 का ही एक्सेप्टेबल है। होगा क्या कि सपोज करो आपने पुराना लगा दिया, आपने यूनिवर्सिटी में गए, आपका नाम आया, आप वहाँ से फिर क्वेरी आएगी कि आपका जो डेटा है वो पुराना है। अब फिर उस समय पे आपको इसमें 15 दिन का समय लगता है, तो उस समय पर फिर आपका ये अपडेट नहीं होगा। हो सकता है आने वाले टाइम में वो कॉलेज आपके हाथ से निकल जाए, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना, जो भी सर्टिफिकेट आप लगाओ वो 21 फरवरी 2025 के बाद का अपडेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर ने आपको दे दी, आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब एक चीज और भी